औरंगजेब की जो बात करते हैं, अगर आप लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस को ही पढ़ लें, इरफान हबीब और उनको, तो जानते हैं मुगलिया दरबार में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था? उनका, जो मुगलों के वंशानुगत होते थे। सेकंड नंबर पे ईरानी, फिर तुरानी, ईरानी मतलब आज के पर्शियन, फिर तुरानी मतलब आज का सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर थर्ड नंबर पे लोकल लेवल पे वो हिंदुओं को रखते थे, और चौथे नंबर पे कन्वर्टेड मुस्लिम्स को रखते थे। यानी आज के मुस्लिम जो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनको वो सबसे कमतर दर्जे का मानते थे मुगल, सबसे नीचे मानते थे, मतलब आज के हिंदुओं से नीचे मानते। इसके बावजूद वो उनको अपना सरमाएदार, सरपरस्त, झंडा बरदार बन के लड़ रहे हैं साहब। इसे जानते क्या कहते हैं? एक फ्रेज होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम, शायद हैरिस साहब ने सुना होगा, और हमारे सतीश जी भी बैठे हुए हैं, इनको भी पता होगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या था कि कुछ लोगों ने बंदी बना लिया अपहर्ताओं को, और इतना अत्याचार किया कि अपहर्ता उसी के साथ कनेक्शन मानने लगा। यानी पीड़ित जो है वो पीड़ा देने वाले के पक्ष में खड़ा हो जाए, वो इतना मेंटली सब्जुगेट हो जाए। ये हमारे आज के मुस्लिम समाज को स्टॉकहोम सिंड्रोम से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी। राशिद जी आ रहा हूं इसके बाद। सतीश सा कमिंग टू यू आफ्टर दिस। देखिए सवाल आपने पूछा था सुधांशु जी से कि नफरत की राजनीति इस देश में क्यों हो रही है, तो मुझे अपने क्लास के एक टीचर याद आते हैं। वो हम लोग को पढ़ाने आते थे फिजिक्स। जितना ज्ञान वो पढ़ के आते थे, जितना ज्ञान वो सब क्लास में बता देते थे, लेकिन हम सर उनसे पूछते रह जाते थे, सर हम लोग तो क्लास 9th में हैं सर, आप 12th का पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं सर, अभी तो हमारी 9th करवा दो, 9th पास करेंगे तो 10th में जाएंगे ना। लेकिन उनको अपना ज्ञान बताना होता था। सुधांशु जी ने 1961 की बात कर दी, 1948 की भी ज्ञान दे दिया, 1976 का भी ज्ञान दे दिया, और साथ साथ में एक नफरत का ज्ञान दिया उन्होंने। अगर मुस्लिम इस देश में इतने हो जाएंगे तो टूट सकता है, तब तो ताजमहल भी टूट सकता है। मतलब ये नफरती आवाज, ये भड़काने की बात कि अगर ये ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा हो जाएगा, तो आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और आप कहोगे अगर मुस्लिम ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इंस्पेक्टर सुबोध याद है? किनको मारा था इंस्पेक्टर सुबोध ने? किस धर्म और जात के थे वो? इस तरह की बातें करके आप समाज के अंदर में क्या बोलना चाहते हैं? बिल्किस बानो केस आपको याद है? माने आपको इंसानियत खत्म हो गई है, मर गई इंसानियत। लगातार आपकी सरकार जहां है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, दंगा हो रहा है, दिल्ली में आपकी सरकार दंगा हो रहा है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार दंगा हुआ, और दंगे की बात करो तो आप पीछे की बातें करने लग जाते हैं। आपने तो कहा था 2014 के बाद से देश में हम एक राम राज्य लेके आएंगे, देश एक उन्नति के रास्ते पे जाएगा। लेकिन आपने राजनीति कौन सी अपना ली? आपको पता है तो 2014 में आपने जनता के सामने वादे किए थे महंगाई, बेरोजगारी और महिला समस्या का, और आपने कहा था देश की सारी जो गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन आप वो वादा पूरा नहीं कर पाए। आपको पता है दर पे दर चुनाव हमें जीतने हैं, चूंकि हम जनता की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो आपने नफरत की आग में झोंक दिया। नफरत की बात करना चाह रहे हैं आप? अरे कौन सपोर्ट करता है दंगाई का? अरे किस धर्म के दंगाई है, किस जात के दंगाई है? जो पकड़िए जेल में डालिए। कौन कहता है दंगाई को मत पकड़िए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नफरत की आवाज बोलते हैं, जो नफरत का बीज बोलते हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी? उन पे भी कार्रवाई कीजिए और ठोक के कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की केतकी सिंह विधायक कुछ भी बोल के चली जाएंगी कि वार्ड अलग बना दीजिए और आप कार्रवाई नहीं करेंगे। संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं, देश संविधान और न्यायपालिका से चल रहा है। बादशाहों का, राजाओं का देश नहीं है कि तलवार के नोक पे फैसला होगा। तलवार की नोक पे फैसला नहीं होगा, संवैधानिक फैसला होगा। अगर कानून के दायरे में जो गलती करता है उसको जेल में डाल दिए। बहुत सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये नफरती, ये मर्ज कौन सा है? कहां से आया है मर्ज? ये मर्ज तो सर आपने ही पैदा किया है। ये नफरत का मर्ज 2014 के बाद से आपने ही पैदा कर दिया। ऐसा आपने मर्ज पैदा किया कि सत्ता पाने वाला आपने हकीम में खोजा हुआ है। कहां से सत्ता मिलेगी? सत्ता कैसे मिल सकती है? क्योंकि हम नफरत की राजनीति करें। हमें देश की विकास की तो बात करनी नहीं, इनको आपस में कैसे लड़ाना पता कहां से सीखे आप ये सीखे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति सीखी है अंग्रेजों से, डिवाइड एंड रूल। याद होगा 1857 में मंगल पांडे सबसे पहला व्यक्ति हुआ, उसका साथ किसने दिया था? बहादुर शाह जफर खड़े हुए थे उसके लिए। और जब बहादुर शाह जफर खड़े हुए तो उनके साथ कौन कौन था? क्या क्या टोपे थे, पेशवा जी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो लगा अंग्रेजों को, हिल गए अंग्रेज, यहां हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ मिलके हमें यहां से दौड़ा देंगे।
तो उन्होंने क्या बोला था, डिवाइड एंड रूल की राजनीति अपनाई थी। यही आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान एक हो गया, उत्तर प्रदेश में आप सीटें हार चुके हैं, आप 33 पे आ गए, 240 पे पहुंच गए, धीरे धीरे आप एकदम 40 पे आ जाएंगे। आपने तुरंत दिमाग लगाया और नफरत की राजनीति शुरू कर दी। दंगे चारों तरफ होने अचानक शुरू हो गए जब से आपका 2024 के बाद से चुनाव का रिजल्ट आया। देखिए आप, अनुराग जी, I gave you equal time. 2024 का रिजल्ट 3.5 मिनट दिया जनता पार्टी हारी है देश में, अलमत में आई है। सतीश जी, आपने बीजेपी को सुना, आपने प्रोफेसर जुनैद हैरिस को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना। मैं आपका चाह रहा हूं, राशिद जी आ रहा हूं, राशिद भाई इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी कमिंग टू यू आफ्टर सतीश जी। सतीश के सिंह जी, देखिए ऐश्वर्या जी, सबको सुना। हमें तो लगता है जितना मैं भारतीयता जानता हूं और बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, भाजपा वालों से ज्यादा, तो हम तो मध्यम मार्ग वाले लोग हैं, सेंट्रिस्ट आप कह लीजिए। भाई कट्टरवाद का जवाब कट्टरवाद नहीं हो सकता, चाहे जुनैद साहब पर्दा डाले चाहे सुधांशु जी पर्दा डाले। कट्टरवाद का जवाब डॉक्टर साहब, आप में तो एपीजे अब्दुल कलाम बनने की क्षमता है, लेकिन मुंह से थोड़ा बुलडोजर जो है कम करिए, आप कर सकते हैं। आरएसएस वालों ने क्या कहा कि ये औरंगजेब अप्रासंगिक हो गया, इररेलेवेंट हो, तो अपने पुरखों की तो मान लो। कितने कब्र खोदोगे डॉक्टर साहब, कितने कब्र खोदोगे? आपको अंग्रेजों के लोगों के साथ जो मिले हुए लोग थे उनके कब्र खोदने होंगे, आपको 2000 साल 5000 साल के कब्र खोदने होंगे, और जब ऐसे कब्र आप खोदोगे तो आप विकसित भारत का भी कब्र खोदोगे। डॉक्टर साहब, मैं मानता हूं कि कट्टरवादी लोग हैं मुसलमानों के बीच में, लेकिन अगर आपके यहां है, जो अभी संदीप सोम जी बोल के गए, क्या बोल के गए कोई समझ में नहीं आया, तो क्या लेके लुक्का भाग रहे हैं क्या? तो ये हमारे समझ से ये है, आप कितना चीज कबाड़ोगे? कबाड़ दीजिए, कुतुब मीनार, ताजमहल, इतने हिंदू राजा जो थे औरंगजेब के साथ, उनके भी निकालो, उनके स्मारक वगैरह तोड़ ताड़ करना शुरू कराओ ना भाई। अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग थे, उनका भी तोड़ो। कितना तोड़ोगे? सुख निर्माण का बात कर रहे हैं आप, सुनहरे भारत की बात कर रहे हैं। मिला के चलना पड़ेगा डॉक्टर साहब, मिला के चलना पड़ेगा, उसकी कोई तरकीब सोचो। वैसे जो सेसेशनिस्ट एलिमेंट है, टेररिस्ट एलिमेंट भी है, कट्टरवादी एलिमेंट है, उसको कैसे जीता जाए ये आप करो ना डॉक्टर साहब। कौन आपका साथ नहीं देगा? राशिद साहब देगा साथ। ओके और सर, जो भी इसमें जो अलगाववादी फिरका प्रस्त मुसलमान की वाले भी होंगे, वो अलग थलग पड़ जाएंगे। झंडा थमाओ उनके हाथ में भी तिरंगा। आप तो झंडे बदलने में लगे हुए हो, आप तो झंडे बदलना चाहते हो। राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट SIMPLB, राशिद साहब आप भी अपना पॉइंट रखिए। सतीश जी आ रहा हूं। सर मैं और हमारे फिर सुधांशु जी जवाब सदांशु जी एक ही बात सर, मैं सदांशु साहब से सदांशु जी नहीं, एक मिनट सर, सदांशु साहब से मैं एक बात बोलना चाहता हूं। सदांशु जी, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। बाबर की बात का आप करते हैं, औरंगजेब की बात आप करते हैं, आप है सो ताजमहल की बात करते हैं, आप कुतुब मीनार की बात करते हैं। जब ताजमहल तोड़ने की बात आती तो आप उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। कुतुब मीनार, जब मुगल्स अगर आपको पसंद नहीं है ना, औरंगजेब आपको पसंद नहीं है, उनकी खबर पे आप बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, तो क्यों ताजमहल को क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्यों लाल किले को बचाना चाह रहे हैं? अगर बात करें तो एक स्टेटमेंट पे रहो। और सदाशिव जी एक मिनट, आप जो 11 साल से आपके मुंह में एक ही कैसेट है, जो बार बार हम सुन के थक गए कि भाई ये बाबर ये अकबर। अरे सर, उनके जमाने में उनकी खबर पे जाके आप बता लो, जो भी आपको शिकायत है ये हमारे सामने क्यों कर रहे हैं?